अमरनाथ गुफा के करीब हादसे के बाद राहत और बचाव का काम जंगी सतह पर जारी। फौज, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पुलिस की कई टीमें राहती कामकाज में मसरूफ। फौज के हेलीकॉप्टर भी बचाव काम में मशगूल। पुलिस और एनडीआरएफ ने जारी किए हेल्पलाइन नंबर। जापान के साबिक वजीर आजम शिंजो आबे के एजाज में भारत में आज एक रोजा कौमी सोग। सभी इमारतों पर कौमी परचम रहेगा सरनिगू। कोई भी सरकारी प्रोग्राम नहीं किया जाएगा मुनक्किद। मरकजी वजीर दाखिला आज जयपुर में शुमाली इलाकाई कौंसिल के 30वें इजलास की करेंगे सदारत। ये इजलास में कौमी सलामती, सरहदी तनाज़ा, साइबर जराइम और रियासतों के दरमियान बाहमी सरहदी तनाज़ात समेत कई उमूर पर किया जाएगा तबादला ख्याल। सऊदी अरब में आज़मीन हज मिनाह के लिए रवाना। इस मरतबा तकरीबन 79,000 भारतीय आज़मीन हज कर रहे हैं फरीज़ा हज की अदायगी। हज के रुकने आज़म वकूफ़ अरफा की अदायगी कल कर चुके हैं आज़मीन हज। टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ने ट्विटर के साथ सौदे को मनसूख करने का किया ऐलान। कहा, कंपनी प्लेटफॉर्म पर फर्जी अकाउंट्स के बारे में मालूमात फराहम करने में रही नाकाम। भारतीय निजात ऋषि सुनक की बरतानिया की वजीर आजम के ओहदे के दावेदारी। सुनक के अलावा भारतीय निजात कई लीडर भी वजीर आजम बनने की दौड़ में हैं शामिल। और खेलों में बर्मिंघम में भारत और इंग्लैंड के दरमियान दूसरा टी20 क्रिकेट मैच आज। भारतीय टीम की नजर दूसरे टी20 को जीतकर सीरीज अपने नाम करने पर मरकूज। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ रेशमा फारूकी। आइए अब तफसील से खबरों पर नजर डाल लेते हैं। श्री अमरनाथ गुफा के करीब बादल फटने से अब तक 13 यात्री हलाक हो चुके हैं, जबकि दर्जनों जख्मी हैं। फौज, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ समेत डिजास्टर मैनेजमेंट से मुताल्लिक कई टीमें राहत और बचाव के कामों में मसरूफ हैं। भारतीय फौज की 6 टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ हैं। इन टीमों में फौज के तकरीबन 58 अहलकार जंगी बुनियादों पर राहत और बचाव के कामों में लगे हुए हैं। इसके साथ ही फौज ने पंजतरनी और काली माता से 2 इजाफी तिब्बी टीमें भी मुक़द्दस गार के लिए रवाना की हैं। लोगों को खेमों से महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। इसके साथ ही फौजी हेलीकॉप्टर जख्मियों को एयरलिफ्ट कर रहे हैं। हादसे के वक्त गार के करीब तकरीबन 5,000 लोग मौजूद थे। यात्रा को फिलहाल रोक दिया गया है। जापान के साबिक वजीर आजम शिंजो आबे के कत्ल के बाद मुल्क में आज कौमी सोग मनाया जा रहा है, जिसके बाद लाल किला, संसद भवन और राष्ट्रपति भवन में कौमी परचम सरनिगू है। इसके साथ ही मुल्क भर में कोई भी सरकारी तफरीही प्रोग्राम नहीं होगा। काबिल जिक्र है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने शिंजो आबे के एजाज में भारत में एक रोजा कौमी सोग का ऐलान किया था। और व्हाइट हाउस ने इत्तला दी है कि क्वाड यूनाइटेड के रहनुमाओं ने साबिक जापानी वजीर आजम शिंजो आबे की मौत पर ताज़ियत का इजहार किया है। क्वाड यूनाइटेड रहनुमाओं ने एक बयान जारी करके कहा कि हम ऑस्ट्रेलिया, भारत और अमरीका के रहनुमा साबिक जापानी वजीर आजम शिंजो आबे के अलमनाक कत्ल से सदमे में हैं। वजीर आजम आबे जापान के लिए और हमारे हर मुल्क के साथ जापानी ताल्लुकात के लिए एक तब्दीली लाने वाले रहनुमा थे। वजीर दाखिला अमित शाह आज जयपुर में शुमाली जोनल कौंसिल की 30वीं मीटिंग की सदारत करेंगे। मीटिंग में दाखिली, सलामती, सरहदी तनाज़ात, साइबर क्राइम, मंशियात की तिजारत, रियासतों के दरमियान बाहमी सरहदी तनाज़ात, सड़कों, ट्रांसपोर्ट, सनत, पानी और बिजली पर बातचीत की जाएगी। कौंसिल की आखिरी मीटिंग 2019 में चंडीगढ़ में हुई थी।
हिमाचल प्रदेश में महकमा मौसमियात ने आज और कल रियासत के मैदानी इलाकों, वस्ती पहाड़ियों और नशेबी इलाकों में कुछ मकामात पर मूसलाधार बारिश की पेशगोई की है। महकमा मौसमियात ने मुख्तलिफ अजला के लिए ऑरेंज और येलो वार्निंग भी जारी की है। और टेस्ला के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और दुनिया के सबसे अमीर तरीन शख्स एलन मस्क ने कहा कि वो ट्विटर खरीदने के लिए अपना $44 बिलियन का मुआहदा खत्म कर रहे हैं, क्योंकि सोशल मीडिया कंपनी फर्जी अकाउंट्स फराहम करने में नाकाम रही थी। अकाउंट से मुतालिक तौसी कारोबार मीना पैरेल के दौरान ट्विटर के शेयर में 7% कमी दर्ज हुई है। काबिल जिक्र है कि मस्क ने अप्रैल में 54.फी शेयर की पेशकश की थी। ट्विटर के चेयरमैन ब्रेट टैलो ने माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म पर कहा कि बोर्ड ने इंजमाम के मुआहदे के नफाज के लिए कानूनी कार्रवाई करने का मंसूबा भी तैयार किया है। फाइलिंग में मस्क के वकील ने कहा कि ट्विटर प्लेटफॉर्म पर फर्जी या स्पैम अकाउंट्स के बारे में मालूमात के लिए मुतादिद दरख्वास्तों का जवाब देने में ट्विटर नाकाम साबित हुआ है, जो कंपनी की कारोबारी कारकर्दगी के लिए बुनियादी हैसियत रखता है। इस दौरान ट्विटर के बोर्ड ने कहा कि वो एलन मस्क पर कानूनी कार्रवाई करेंगे। वो इस कंपनी को खरीदने के लिए $44 बिलियन के मुआहदे को नाफिज करें, जिसे वो अब तर्क करना चाहते हैं। और बरतानिया के साबिक वजीर खजाना ऋषि सुनक ने जुमे को बाज़ाब्ता तौर पर बोरिस जॉनसन की जगह कंजर्वेटिव पार्टी के नए रहनुमा और मुस्तकबिल के वजीर आजम के तौर पर अपनी उम्मीदवारी का दावा किया। एक ट्वीट में भारतीय निजाद ऋषि सुनक ने कहा कि वो कंजर्वेटिव पार्टी का अगला लीडर और आपका वजीर आजम बनने के लिए तैयार हों। आइए एतमाद बहाल करें, मईशत की तामीर नौ करें और मुल्क को दोबारा मुत्तहिद करें। 42 साला सुनक, जो इन्फोसिस के शरीक बानी और नारायण मूर्ति के दामाद और एक बरतानवी रुकन पार्लियामेंट हैं, उन्हें तवील अरसे से जॉनसन के मुमकिना जानशीं के तौर पर देखा जा रहा है। ऐसा समझा जाता है कि उन्हें कंजर्वेटिव पार्टी के एक बड़े हिस्से की हिमायत हासिल है, इसीलिए उन्हें बरतानवी वजीर आजम के ओहदे का मजबूत दावेदार समझा जा रहा है। बरतानवी वजीर आजम बोरिस जॉनसन ने जुमेरात को ऐलान किया था कि वो कंजर्वेटिव पार्टी के सरबराह के ओहदे से मुस्तैफी हो जाएंगे। उनके ऐलान के बाद पार्टी के नए सरबराह का इंतखाब किया जाएगा, जो मुल्क के वजीर आजम का ओहदा संभालेगा। कंजर्वेटिव पार्टी का इजलास अक्टूबर में होता है और इस वक्त तक नए लीडर के इंतखाब का अमल मुकम्मल होना है। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत किए, जिसका मकसद अस्कात हमल के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करना है। ये हुक्म रुबनाम वीडो मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटने के जवाब में है। ये इंतज़ामी हुक्म सेहत और इंसानी खदमात के सेक्रेटरी ज्यूबर बेसेरा को अस्कात हमल तक रसाई को यकीनी बनाने के लिए इक़दाम करने पर मजबूर करेगा। श्रीलंका के दारुल हुकूमत कोलंबो में गुज़िश्ता रोज़ गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया और सदर राजपक्षे की बरतरफी का मुतालबा करने वाली आज की मुजव्वज़ा रैली के पेश नज़र फौज को चौकस कर दिया गया। कोलंबो और इसके नवाही इलाकों में कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है और लोगों को घरों में रहने को कहा गया है। ये हुक्म हज़ारों की तादाद में हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरीन के आज एक रैली में शिरकत के लिए दारुल हुकूमत की तरफ मार्च करने के पेश नज़र जारी किया गया। मुल्क के बढ़ते हुए मुआशी बहरान के हवाले से राजपक्षे पर दबाव डालने के लिए मुजाहिरीन कोलंबो में जमा हो रहे हैं। श्रीलंका को अशियाए ज़रूरिया की गैर मामूली क़िल्लत का सामना है। मुजाहिरीन सदर राजपक्षे के इस्तीफ़े का मुतालबा करते हुए कई महीनों से उनके दफ्तर के बाहर धरना दिए हुए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने श्रीलंका के हुक्काम और मुजाहिरीन दोनों पर जोर दिया है कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि आज के मुजाहरे पुरअमन रहें।
रूसी और यूक्रेनी अफवाज के दरमियान शदीद लड़ाई थमने का नाम नहीं ले रही है। जुमे को डोनेस्की के पूरे इलाके में फायरिंग की आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। यूक्रेन के फौजी फ्रंट लाइन टाउन सीवर्स के सड़क के करीब ज़मीन के एक गहरे बुनकर के किनारे पर बैठे थे। काबिल जिक्र है कि रूसी अफवाज के अगले अहदाफ मुमकिन तौर पर मगरिब में स्लोयानिस्क और कर्मातोरस्क अहम शहर हैं, जहां रूसी हिमायत याफ्ता प्रॉक्सी फोर्सेस ने पहली बार 2014 में डोनबास पर कब्जा करने के लिए पिछली मुहिम का आगाज किया था। यूक्रेन रूस तनाज़े से दुनिया भर में ईंधन की कीमतों में बेतहाशा इजाफा जारी है। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने मुतनब्बे किया है कि रूस के खिलाफ मुसलसल पाबंदियों यूरोपीय ममालिक के लिए तवानाई की कीमतों में मजीद तबाहकुन इजाफे का बाइस बन सकती हैं। सीनियर हुकाम के साथ एक टेलीविजन इंटरव्यू के दौरान पुतिन ने जोर दिया कि यूरोप ने तारीखी तौर पर अपने कुदरती गैस की तकरीबन 40% के लिए रूस पर इन्हिसार किया है। काबिल जिक्र है कि यूरोपीय गैस की कीमतें 2021 में बढ़ गई थीं, क्योंकि सप्लाई मांग के साथ गैस सप्लाई की रफ्तार बरकरार नहीं रह सकी थी। दूसरी तरफ पूरी दुनिया में वबाई मर्ज कोरोना के असरात मुरतब हुए थे। वहीं 24 फरवरी को रूस की जानिब से यूक्रेन में फौज भेजने के बाद से एक बार फिर ईंधन की कीमतों में जबरदस्त उछाल देखा गया था। रूस ने 2021 के दूसरे निसफ हिस्से में यूरोप के लिए गैस की सप्लाई कम करनी शुरू की थी, जो 2020 के दूसरे निसफ हिस्से के मुकाबले में 3 अहम पाइपलाइनों से सप्लाई तकरीबन 20% कम हो गई थी। अद्वियाती और खुशबूदार पौधों की बाजार में बहुत ज्यादा मांग है। इन दिनों गोपालगंज का एक किसान जिले के किसानों को खस की काश्त करके मुनाफा कमाने का तरीका सिखा रहा है। देखिए मुदेश तिवारी की ये रिपोर्ट। गर्मी में खस यानी टाट का पर्दा हो, उसमें से ठंडी हवा और भीनी भीनी खुशबू आ रही हो तो गर्मी भी सुहानी लगने लगती है। खस एक तरह की घास है जो कहीं भी आसानी से उगाई जा सकती है। ये पौधा मेडिसिनल और खुशबूदार यानी अरोमेटिक प्लांट के जुमरे में आता है। खस से इत्र भी बनता है और बहुत सारी जरूरी दवाएं भी। इन्हीं सब वजहों से खस की खेती कुछ खास हो जाती है। पौधा कीमती है, इसलिए किसानों के लिए इसकी खेती फायदे का सौदा है। गोपालगंज के करिया गांव के रहने वाले किसान मेघराज प्रसाद ने अपने खेत में साल 2018 में खस की खेती शुरू की। हालांकि उस वक्त उनके कुनबे के लोगों ने और बाकी किसानों ने इनका मजाक उड़ाया, लेकिन ये लोगों की बात की परवाह किए बिना खेती करते रहे और आज 20 एकड़ जमीन में खस की खेती करते हैं। इन्होंने इसके लिए लखनऊ में वाक़ CSIR के सी मैप से ट्रेनिंग भी ली है। इनका कहना है कि खस की खेती में 1 बीघे में 1 लाख रुपए सालाना से अधिक की कमाई होती है। इस पर न सैलाब का असर है, न सूखे का, और न ही जानवर इसे चरते हैं। ये कहीं भी हो जाएगा। जो पानी से जैसे आपको गेहूँ दह गया, धान दह गया, मूंग दह गया, वहाँ हो जाएगा। नीलगाय से परेशान है, वहाँ भी ये हो जाएगा। इससे क्या फायदा है? इससे फायदा है कि आपको 1 बीघा में 1 साल में 1 लाख रुपया खर्चा काट के देगा। अगर डबल खेती करते हैं, इसमें जैसे खस लगाए, मेंथा लगाए, तो और प्रॉफिट कमा सकते हैं। कमलाराय डिग्री कॉलेज गोपालगंज में बोटनी के प्रोफेसर डॉक्टर मनोज कुमार राय के मुताबिक खस की जड़ से वेटिवर ऑयल निकाला जाता है, जिसकी आलमी बाजार में कीमत 25 से 50 हजार रुपए फी लीटर है। 1 हेक्टेयर में करीब 4 से 6 क्विंटल जड़ें हासिल होती हैं। इसका इस्तेमाल पेन किलर और दूसरी जरूरी दवाएं बनाने में भी होता है। इंटरनेशनल मार्केट में इस के तेल की काफी बढ़िया कीमत मिलती है। इसका लगभग प्रति लीटर 25,000 से 50,000 रुपये इसके 1 लीटर तेल की कीमत है। हालांकि आम रूरल एरिया में रहने वाले किसानों के बीच यदि इसकी जागरूकता को बढ़ाई जाए तो यह प्लांट रूरल इकोनॉमी को प्रमोट करने में काफी इम्पोर्टेंट साबित होगा। गोपालगंज एक सैलाब मुतासिरा इलाका है, जिससे किसानों की खेती बर्बाद हो जाती है।
ऐसे में खस की खेती यहाँ के किसानों के लिए गनीमत है। मेघराज से तरगीब लेकर अब दूसरे किसान भी खस की खेती के लिए आगे आ रहे हैं। गोपालगंज से मधेश तिवारी की रिपोर्ट, डीडी न्यूज उर्दू खबरें। और नाज़रीन, अब नजर डाल लेते हैं दिल्ली से शाये कुछ उर्दू अखबारात पर। तो उर्दू अखबारात में सबसे पहले नज़र डालते हैं रोजनामा राष्ट्रीय सहारा पर। राष्ट्रीय सहारा के सफ़े अव्वल की जो सुर्खी है वो है कि हज का रुकन आज़म वकूफ़ अरफा बखैर आफियत अदा किया गया। मैदान अरफात में 10 लाख फर्जंदान तौहीद ने गिड़गिड़ा कर दुआएं मांगी और साथ ही कल जो खुतबा दिया गया उसमें बताया गया कि इंसानियत की कद्र और एहतराम मुसलमानों पर पूरी तरह से लाजिम है। तो नाज़रीन, ये था रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा की पहली सुर्खी। और इसी अखबार की एक और सुर्खी पर नजर डालते हैं। अमरनाथ गुफा के नज़दीक बादल फटने से 13 यात्री हलाक हो गए हैं और 25 टेंट में हैं और 45 से ज़ायद लापता नजर आ रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी जारी है। तो नाज़रीन, ये था रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा की खबर कि अमरनाथ गुफा के नज़दीक बादल फट गया है और 13 यात्री इसमें हलाक हो गए हैं और साथ ही वहां बचाव भी जो कार्य है वो पूरा किया जा रहा है। और अब नज़र डाल लेते हैं एक और ख़बर पर। यह है जापान के साबिक़ वज़ीर आज़म शिंज़ो आबे का कल गोली मारकर कत्ल कर दिया गया। मुश्तबा हमलावर साबिक़ नेवी अहलकार गिरफ्तार हो गए हैं और सदर जमहूरिया और वज़ीर आज़म समेत सरकर्दा कौमी और आलमी रहनुमाओं का इजहार ताज़ियत भी मौसूल किया जा रहा है। और आपको यहाँ हम ये भी बताते चलें कि हिंदुस्तान में कौमी सोग का आज ऐलान भी किया गया है कि आज जितनी भी सरकारी इमारतें हैं उनका जो झंडा है वो सरनेगू रहेगा। तो जापान के साबिक़ वज़ीर आज़म शिंज़ो आबे अब हमारे बीच नहीं हैं। और अब नज़र डाल लेते हैं रोज़नामा सहाफ़त पर। आपको बता दें कि अरुण जेटली मेमोरियल लेक्चर सीरीज़ का जो पहला लेक्चर कल हुआ है उसमें वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि इक़्तिसादी तरक्की, इक़्तिसादी शमूलियत एक दूसरे की तकमील हम करते रहें। जी हाँ, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इक़्तिसादी तरक्की और इक़्तिसादी शमूलियत को एक दूसरे की तकमील करार देते हुए कहा है कि तरक्की के बग़ैर शमूलियत और शमूलियत के बग़ैर तरक्की ज़्यादा नहीं चल सकती। और अब नज़र डाल लेते हैं एक और सुर्खी पर। इसमें बताया गया है कि खुले में ना करें कुर्बानी और सोशल मीडिया पर तस्वीर ना लगाएं। जी हाँ, कल नाज़रीन बकरीद का जो त्यौहार है वो मनाया जाएगा और इसके लिए ये बात कही गई है कि कुर्बानी को खुले में ना करें और सोशल मीडिया पर ऐसी कोई भी तस्वीर ना डाली जाए। तो नाज़रीन, ये था अखबारात का मुख्तसर जायज़ा। और आइए अब लौटते हैं बुलेटिन की तरफ और मज़ीद ख़बरों की जानिब नज़र डाल लेते हैं और बात कर लेते हैं खेल के मैदान की। भारत और इंग्लैंड के दरमियान 3 T20 मैचों की क्रिकेट सीरीज़ का दूसरा मैच आज बर्मिंघम में शाम 7 बजे से खेला जाएगा। भारत ने पहला मैच 50 रन से जीतकर सीरीज़ में 1-0 की बढ़तरी हासिल कर ली। अब भारतीय टीम की नज़रें दूसरा T20 जीतकर सीरीज़ जीतने पर होंगी। सर्बिया के माइनास टेनिस स्टार नोवाक जोकोविच ने विंबलडन चैंपियनशिप 2022 के मैन सिंगल्स के फाइनल में जगह बना ली है। फाइनल में उनका मुकाबला निक क्रिगियोस से होगा। जोकोविच ने सेमीफाइनल मैच में बरतानिया की किरोन नोरी को 2-6, 6-3, 6-2 और 6-4 से शिकस्त दी। इस जीत के साथ जोकोविच ने अजीम स्विस टेनिस खिलाड़ी रॉजर फेडरर का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। जोकोविच ओपन एरा में 32वीं बार किसी ग्रैंड स्लैम के फाइनल में पहुंचे हैं। मर्दों के सिंगल्स मुकाबलों में वो सबसे ज्यादा फाइनल खेलने वालों की फहरिस्त में सरफहरिस्त हैं। विंबलडन चैंपियनशिप का ये फाइनल मैच 10 जुलाई को खेला जाएगा। किर्गियोस पहली बार किसी ग्रैंड स्लैम के फाइनल में खेलेंगे।
और विंबलडन में आज खवातीन सिंगल्स के फाइनल में जेवियोर का आज रूसी निजात कजाकिस्तान की 7वीं सेट याफ्ता एलिना रेबकीना से मुकाबला होगा। रेबकीना ने सेमीफाइनल में 2019 की चैंपियन रोमानिया की सिमोना हालेप को यकतरफा मुकाबले में 6-3 और 6-3 से शिकस्त दी। ट्यूनिस के ओंस जेयोर ने तारीख रकम की है। वो विंबलडन ओपन के फाइनल में पहुंचने वाली अफ्रीकी और अरब ममालिक की पहली खातून खिलाड़ी बन गई हैं। जेयोर ने सेमीफाइनल में तंजाना मारिया को 3 सेट के मुकाबले में 6-2, 3-6 और 6-1 से हरा दिया। जेयोर की तरह रेबकीना ने भी पहली बार ग्रैंड स्लैम फाइनल में जगह बनाई है। और मनासिक हज जारी है। हज का रुकने आज़म वक़ूफ़ अरफा की अदायगी हो चुकी है। आज फजर के बाद आज़मीन हज मिना के लिए रवाना हो चुके हैं, जहां वो रमी जमरात और क़ुरबानी अदा करेंगे। इससे कबल कल मैदान अरफात के करीब मस्जिद निम्रा में शेख मोहम्मद बिन अब्दुल करीम ने खुतबा हज दिया था। खुतबा हज के दौरान उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला से डरने में ही कामयाबी है। जो चीज़ नफ़रत का बाइस बने उससे दूर हो जाएं। आपकी मुसीबत अल्लाह के सिवा और कोई दूर नहीं कर सकता। काबिल ज़िक्र है कि इस बार भारत से तकरीबन 79,000 भारतीय आज़मीन हज सऊदी अरब फरीज़ा हज की अदायगी के लिए गए हैं। नाज़रीन, मनासिक हज इस वक्त जारी है और हज का रुकन आज़म वक़ूफ़ अरफा की अदायगी कल हो चुकी है। एक बार फिर आपको बता दें, आप देख रहे हैं कि इस वक्त मनासिक हज जारी है और हज का रुकन आज़म वक़ूफ़ अरफा की कल अदायगी हो चुकी है। और फजर के बाद जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज़मीन हज मिना के लिए रवाना हो चुके हैं, जहां वो रमी जमरात और क़ुरबानी अदा करेंगे। और यहाँ हम आपको ये भी बताते चलें कि मैदान अरफात के करीब मस्जिद निम्रा में शेख मोहम्मद बिन अब्दुल करीम ने कल खुतबा हज दिया था। खुतबा हज के दौरान उन्होंने कहा था कि अल्लाह ताला से डरने में ही कामयाबी है। जो चीज़ नफ़रत का बाइस बने उससे दूर हो जाएं। और आपको हम यहाँ ये भी बता दें कि कोरोना वबा के बाद से ही इस साल हज का एहतमाम किया गया है। और आपको बता दें कि भारत से 79,000 आज़मीन हज गए हुए हैं और साथ में तकरीबन 10 लाख पूरी दुनिया से लोग हज के लिए गए हुए हैं। जैसे कि अभी हमने आपको बताया कि कल मस्जिद निम्रा में शेख मोहम्मद बिन अब्दुल करीम ने खुतबा दिया था और उसमें उन्होंने काफ़ी अहम बातों की तरफ ज़िक्र किया था। और ये जो ज़िक्र उन्होंने कल किया था कि अल्लाह से डरते रहें और जो चीज़ भी मुतनाज़ा है या फिर जो चीज़ भी नफ़रत का बाइस बने उससे हम दूर रहें। समाजी तौर पर देखा जाए तो ये खुतबा काफ़ी अहम हो जाता है और यकीनन काफ़ी अहमियत का ये बाइस भी है। और इसी ताल्लुक़ से आइए बात करते हैं अपने नुमाइंदे राशिद से। और राशिद जी, जैसे कि अभी हमने बात की और जानना चाहेंगे आपसे कि कोरोना वबा के बाद इस साल हज का एहतमाम किया गया है, तो कितने आज़मीन हज इस साल हज कर रहे हैं और ख़ास तौर से अगर हम अरकान की बात करें तो आज कौन कौन से अरकान अदा किए जाएंगे? रेशमा, आपको सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि कोरोना वबा के बाद ये पहला ऐसा मौका है, पहला साल है जब इतनी बड़ी तादाद में हाजी यहाँ जमा हुए हैं। इस बार सऊदी अरब ने 10 लाख आज़मीन को हज करने की इजाज़त दी है। तो इस वक्त वहाँ 10 लाख आज़मीन जमा है और इसके लिए वो अपना हज मुकम्मल कर रहे हैं वो। और आज जो, चूंकि वो कल अरफा में ठहर चुके हैं, इसलिए आज वो जो करने वाले हैं वो आज इसके जाकर के मिना में जाएंगे, कुर्बानी देंगे, अपने सर मुंडाएंगे और उसके बाद तवाफ़ इफाज़ा करेंगे। उसके बाद उनका हज मुकम्मल होगा। जी रशीद साहब, कल मस्जिद निब्रा में शेख मोहम्मद बिन अब्दुल करीम ने खुतबा हज दिया था, तो हम जानना चाहेंगे जो ख़ास बातें थी वो क्या थी और ख़ास तौर से अगर आज के दौर की बात की जाए तो उन बातों का क्या असर पड़ता है?
देखिए रेशमा, मैं आपको बता दूं कि जो निमरा में खुतबा हज हुआ है उसमें सबसे ज्यादा जोर इंसानियत पे दिया गया है, एहतराम इंसानियत पर जोर दिया गया है। और दूसरी एक सबसे बड़ी बात ये बताई गई है कि पूरी तख्लीक का मकसद हम बाहमी एहतराम बताया गया है, एक दूसरे का एहतराम करना, और ये उसी वक्त आएगा जब उसके दिल में अल्लाह का खौफ होगा, वरना कोई चीज उसको एक दूसरे के एहतराम करने के लिए उसको दबाव नहीं डाल सकती। ये सबसे बड़ी बात सामने आई है। तो उसके बाद आज हाजियों ने, जब मैं आपसे बता दूं थोड़ा जी आज के बारे में भी, जी जी। कि हाजियों ने जब कल अराफात में वहाँ वकूफ अराफा किया और अल्लाह से रो रो कर अपने गिड़गिड़ा कर अपने गुनाहों की माफी मांगी, तो कल अराफात तक वो हाजी अराफात में गुरूब आफ्ताब तक हाजी वहाँ ठहरी। जी अराफात से कल गुरूब आफ्ताब के बाद आसमीन मुजदलफा पहुंचे हैं रात में, और वहाँ मगरिब और ईशा एक साथ, एक अजान और दो अकामत के साथ पढ़ी है उन्होंने। चूंकि उसके बाद मगरिब और ईशा पढ़ने के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां लेट गए थे, यहाँ तक के सुबह हो गई थी। जी तो आजमीन वहां रात गुजारते हैं, फिर वहां फजर पढ़कर आजमीन वहां ठहरते हैं, और तुलू आफ्ताब के बाद वादी मुहस्सिर जाते हैं। जी वादी मुहस्सिर रास्ते में आता है मीना और अराफात के बीच में। रेशमा, मैं आपको बता दूं कि ये वादी मुहस्सिर वो जगह है जहां अब्राहा जब काबे को ढालने की नीयत से आया था, तो वहां उसने अपने हाथी बैठा ले थे, और यही अल्लाह का अजाब आया था। इसलिए तमाम आदमीन यहाँ से बहुत जल्द गुजरते हैं, बहुत तेज रफ्तार से गुजरते हैं। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बहुत तेज रफ्तार से यहाँ से गुजरे थे। बिल्कुल। राशिद, आखिरी खुतबा हज जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया था, उसकी अगर हम बात करें और समाजी तौर पर बात करें उस खुतबे की, तो कितनी अहमियत मानते हैं आप? देखिए, समाजी तौर पर जो खुतबा हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो खुतबा दिया था वो इंसानियत का सबसे आला मंशूर था। उसमें एक दूसरे के लिए एहतराम, खास करके औरतों के साथ बहुत अच्छे बर्ताव की बात की गई थी सबसे ज्यादा। और ये बताया गया था कि किसी गोरे को, किसी काले पर, किसी अमीर को, किसी गरीब पर, ये किसी भी तरह की कोई फजीलत नहीं। अगर किसी को फजीलत है तो सिर्फ और सिर्फ तकवे की बुनियाद पर है। तो आज कल जो मस्जिद निमरा में जो खुतबा दिया गया उसमें भी बेऐन ही दूसरे अल्फाज में इन्हीं सब बातों पर जोर दिया गया। और जिसका आज हमारे माशरे में सबसे ज्यादा अहमियत है वो ये कि हम भाईचारगी के साथ रहें, एक दूसरे का एहतराम करें और हर तरीके से एक दूसरे के काम आए। बिल्कुल। राशिद जी, हम सभी जानते हैं कि हज हम सब के लिए कितना ज़रूरी है और क्यों ज़रूरी है, लेकिन हम आपसे भी जानना चाहेंगे ताकि हमारे जो व्यूवर्स हैं उनको भी पता चले कि हज की क्या अहमियत होती है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि इबादत बहुत तरह की होती है। जैसे आप बदनी इबादत करते हैं तो आप नमाज पढ़ते हैं, जैसे आप अगर ज़कात देते हैं तो आप माल की इबादत करते हैं, माली इबादत करते हैं। लेकिन हज वाहिद ऐसा फरीजा है जिसमें आपकी जिस्मानी, माली और रूहानी तमाम इबादतें एक साथ जमा हो जाती हैं। इसलिए हज को ऐसा फरीजा कहा गया है कि जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसके पास इस्तिताअत हो हज करने की, जिसके पास ताकत हो हज करने की, और फिर वो हज न करे तो इसको बहुत बुरा भला कहा गया है, इसको बहुत गलत कहा गया है ना। तो इसलिए हज एक ऐसा फरीजा है, चूंकि इसमें बदनी, माली और रूहानी हर तरह की इबादतें शामिल है, इसलिए हज का वो मकाम है जिससे आदमी रूहानी तौर पर भी बुलंद होता है और वो सदका भी देता है और वो जिस्मानी तकालीफ भी झेलता है हज में। तो ये अल्लाह को बहुत पसंद है कि मेरे लिए मेरा बंदा ऐसा कर रहा है, तो इसलिए हज की बहुत ज्यादा अहमियत है। बिल्कुल, यानी हज हम सब के लिए बेहद ज़रूरी है और ख़ास तौर से अल्लाह के करीब होने के लिए हज की अहमियत अपने आप में वाज़ेह हो जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया राशिद जी हमसे जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी के लिए। और नाज़रीन, आइए अब नज़र डाल लेते हैं मौसम के मिजाज पर।
तो नाज़रीन, खबरनामे में फिलहाल इतना ही। इजाज़त दें, आदाब।